हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड एलटी पैडागोजी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और उसके सारे टॉपिक लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं वो रह गए थे और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रह गए। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने वो सारे टॉपिक कवर कर लिए ताकि आपको जो है वो कहीं से भी आए तो उससे आप क्वेश्चन करने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि आजकल जो है वो एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट पता होने ज़रूरी हैं। इसलिए और तब जाके हम उन सवालों को करने के मतलब सक्षम हो पाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने देखी होगी कि क्वेश्चन काफ़ी घुमा के आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट लगभग सारे ही पता होने ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट करके इस वीडियो के अंदर डाल दिया है, ताकि जो चीज़ें छूटी हैं वो रह जाएँ, वो कवर हो जाएँ इसमें, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पैडागोजी नोट्स अवेलेबल हैं और आपका पेपर जो है वो एग्ज़ाम आपका 25 को ही हो रहा है। कोरोना की वजह से कोई डिले नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिए कि कोई एग्ज़ाम अभी डिले हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम अपने टाइम पर ही हो रहा है, तो अपना पढ़ाई अपने जारी रखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने बात की, हम छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो इसमें जैसे बुद्धि के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बुद्धि का जो है वो बुद्धि एक ऐसी संकल्पना है जो कि क्या है, मल्टी डायमेंशनल, यानी कि बहुआयामी कॉन्सेप्ट है, ओके। और इसका जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। और जो आईक्यू के लिए जो एक फॉर्मूला दिया है वो है आपका मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, जो कि आपने किसने दिया है, टर्मन ने दिया। तो ये मैंने आपको बता रखा है पहले ही। उसके अलावा बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत और सिंगल फैक्टर थ्योरी वो बिने के द्वारा दी गई, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा और बहुकारक थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई। ये कुछ बातें हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर आता है एक वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है दोस्तों वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। यानी कि वाइगोत्स्की ने बालक का जो विकास है उसमें सर्वोच्च जो भूमिका है वो आपके सामाजिक विकास की मानी है। मतलब सामाजिक जो सोशल है, सोशल डेवलपमेंट, वो उन्होंने सबसे ज़्यादा उसको माना है कि ये आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जहाँ पर भी समाज संस्कृति की बात आएगी वहाँ पर हमेशा वाइगोत्स्की सही क्वेश्चन होगा। और इसके लिए जो आप वहाँ पर देख सकते हैं वर्ड्स किस प्रकार के होंगे, समाज, परस्पर अंतःक्रिया, सामूहिक कार्य, सामाजिक कार्य, ये सारे वर्ड्स वहाँ पर इस प्रकार से होंगे। और इससे बेस पर हम अनुमान लगाएंगे कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने बालक के विकास को समाज के साथ अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन से जोड़कर देखा था, ओके। फिर नेक्स्ट है निहितार्थ क्या है, तो वो है सहयोगात्मक समस्या समाधान है। फिर आपका नेक्स्ट कुछ विशेषताओं की बात करें तो अपने समूह का सक्रिय सदस्य कब होता है व्यक्ति, तो वो होता है आपका किशोर अवस्था, टीन एज के अंदर। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि सक्रिय जो एक्टिव मेंबर है अपने अवस्था का वो कब होता है, ओके। तो याद रखना किशोर अवस्था के अंदर होता है। और फिर नेक्स्ट है आपका गिरोह अवस्था, गैंग एज किसको कहा गया है, तो दोस्तों जो बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष की आयु उसको हम गैंग एज या गिरोह की अवस्था कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आपके पास जो है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे जो है हालांकि डायरेक्ट आपके सिलेबस के अंदर दिया तो नहीं है, लेकिन चूंकि वृद्धि एवं विकास है तो उसके अंदर जीन पियाजे भी डेवलपमेंट की थ्योरी के अंदर आ जाते हैं और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे लेक्चरर के एग्जाम में भी इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ओके। तो फ्रेंड्स, जीन पियाजे उन्होंने संज्ञानात्मक जो विकास है उसका सिद्धांत दिया। उनके सिद्धांत को हम खोज एवं निर्माण का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद जो उन्होंने अवधारणा दी वो है स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो सीखा हुआ ज्ञान दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। यानी कि बच्चा जो है वो जो चीज़ सीखेगा वो उसके दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका, और वही स्कीमा है। और उसकी बात की थी जीन पियाजे ने। फिर उसके बाद उन्होंने समावेशन का आत्मसातीकरण और समायोजन और अनुकूलन, ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये सारे के सारे आपके जीन पियाजे के द्वारा दिए गए हैं, तो याद रखना। फिर नेक्स्ट आपके पास इन्होंने कुछ 4 अवस्थाएं दी थी, कौन कौन सी। पहली थी इंद्रिय गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है इसको, 0 से 2 वर्ष की। इसकी क्या खास विशेषताएं हैं दोस्तों, इसमें आती है आपकी संवेदनाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, वस्तु स्थायित्व बालक के अंदर आ जाता है। संवेदनाओं से वो करता है, उसकी फेवरेट जो काम होता है वो खिलौने तोड़ना, चूसना, खेलना। यानी कि वो अपने जो सेंस ऑर्गन है, इंद्रिय इंद्रिय गामक इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो इंद्रियों के माध्यम से अपना आसपास के वातावरण को महसूस करता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। लेकिन 2 वर्ष तक आते आते वस्तु स्थायित्व उसके
सामने आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि जब बहुत छोटा होता है तो उसके सामने से आप अगर कोई चीज़ हटा दो तो उसके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा 2 वर्ष की एज तक आता है तो धीरे धीरे उसके अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है, यानी उसे पता होता है कि वस्तु जो है वो अगर उसे सामने से हटा दी गई लेकिन वस्तु है। ओके, फिर आपके पास है दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसको प्री ऑपरेशनल कहते हैं। तो इसमें जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था आती है, जिसमें बेसिकली विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है। तो विचारों की अनुत्क्रमणीयता का मतलब है कि जो है वो उसको दूसरे दोनों तरीके से मतलब रखना नहीं आएगा। जैसे कि गणित की सवाल अगर बता दिया कि 3 + 2 5 होता है तो वो तो कर लेगा, लेकिन अगर उसको वापस उल्टा करके बता दिया तो वो थोड़ा नहीं कर पाएगा। फिर इसमें बालक होता है, आत्म केंद्रितता उसके अंदर पाई जाती है, यानी वो अपने अंदर ही अपने आप में ही खोया रहता है, उसका स्वयं का संसार होता है, उसे लगता है सब कुछ मेरे आसपास है। दूसरा, जीववाद की जो है उसके अंदर कॉन्सेप्ट पाया जाता है, यानी कि जो भी चीज़ें निर्जीव होती हैं वो उनको भी सजीव समझकर उनके साथ खेलता है, उनके उसे लगता है कि इनके अंदर भी जान है। फिर आपके पास है सूचकता और विभेदीकरण, तो ये भी इस अवस्था के मुख्य गुण होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल। तो इसमें आपका 7 से 11 ईयर तक की स्टेज है। तो इसमें बेसिकली बच्चा तार्किक तो चिंतन जो या लॉजिकल जो थिंकिंग है वो शुरू कर देता है। उसके अंदर मूर्त चिंतन आ जाता है। मूर्त यानी कि जो सामने चीज़ें हैं उसको लेकर वो चिंतन करने लग जाता है। पलटावी गुणों का विकास, यानी कि जो क्या कहते हैं मैथमेटिकल्स जो कैलकुलेशन है उसमें जो पलट कर जो है अगर हम कोई कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो वो चीज़ उसके अंदर डेवलप हो जाता है। समझ गए। नेक्स्ट, गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान। गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पास अंतिम जो उन्होंने अवस्था बताई वो है अमूर्त संक्रियात्मक, या उसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल भी कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं। 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। यहाँ की सबसे खास विशेषता होती है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास, यानी कि जो चीज़ें हमारे आसपास नहीं हैं, जो हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में भी सोचने की क्षमता का विकास होना, इज कॉल्ड अमूर्त चिंतन। फिर आता है नेक्स्ट कल्पना करना, इमेजिनेशन। ओके, और संज्ञानात्मक विकास कॉग्निशन डेवलपमेंट, उसमें परिपक्वता मैच्योरिटी का आना। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो सिद्धांत है दोस्तों जिससे क्वेश्चन आता है वो है कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें भी बेसिकली कॉलबर्ग ने बात की थी कि नैतिक तर्कणा से उन्होंने जो है नैतिकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, इसीलिए कॉलबर्ग जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर नैतिक जो विकास होगा वो रिलेटेड होगा उनसे। अगर हम अवस्थाओं की बात करें, कौन कौन सी अवस्था की बात की, तो सबसे पहले इन्होंने बात की थी पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज उसको कहा जाता है। 3 से 10 वर्ष की अवस्था होती है दोस्तों, और उससे पहले की अवस्था में उन्होंने कहा कि 0 से 2 वर्ष तक कोई भी मॉरलिटी नहीं होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो इतना छोटा होता है, उसके अंदर उस स्थिति में तो कोई मॉरलिटी होने से रही है ना, तो इसलिए वहाँ पर उसको गिना ही नहीं गया है। 3 वर्ष के बाद ही जो है वो पूर्व परंपरागत अवस्था को लिया गया है, जिसमें कि बेसिकली बच्चा काम करता है, दंड, आज्ञाकारिता, ये सब चीज़ें, मतलब दंड के भय से वो काम करेगा या उसके अंदर आज्ञाकारिता आएगी। पुनर्बलन, यानी कि कोई रीइंफोर्समेंट देंगे, पुरस्कार, या उसको डर होगा, माँ बाप बड़ों का दबाव होगा, तब जाकर वो सही काम करेगा, यानी कि उसके अंदर जो भी मॉरलिटी होगी वो दूसरों के द्वारा डर के ऊपर बेस्ड होगी। फिर आपके पास है परंपरागत अवस्था, यानी कि 10 से लेकर 13 वर्ष की अवस्था, तो इसको कहते हैं आपका कन्वेंशनल स्टेज। इसमें जो है वो समाज के अनुरूप, समाज के अंदर उसके अंदर अनुरूप ढालने की अपने आप को कोशिश करेगा। उसके अंदर जो उत्तम लड़का उत्तम लड़की की परंपराएं, कहने का मतलब है कि वो चाहता है कि समाज के अंदर उस सब कोई उसे अच्छा लड़का माने, अच्छी लड़की माने, माँ बाप की नज़रों में उसे एक अच्छी इमेज बन जाए, तो उसके लिए वो प्रयास करता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके पास परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से ऊपर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसको कहा जाता है दोस्तों। इसमें बेसिकली समाज कल्याण, संवैधानिक जो नियम, व्यापक जो विचार होता है, निर्णय लेने की जो क्षमता, परंपराओं के अनुरूप, ये सारी की सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, यानी बेसिकली यहाँ पर जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, डिसीजन मेकिंग, वो अब बच्चा शुरू कर देगा, और उसके अंदर वास्तव में जो नैतिकता होगी उसमें ये कि समाज कल्याण की भावना भी डेवलप हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास उन्होंने
आत्म विकास के नैतिक विकास के कुछ चरण के यानी कि स्टेप्स भी बताए हैं, जिसमें कि पहला उन्होंने बताया आत्म केंद्रित निर्णय, जिसमें कि व्यक्तिगता और विनिमय की बात हुई है। दूसरा दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, फिर यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखीकरण बताया, फिर नेक्स्ट परस्पर एक रूप उन्मुखीकरण, ठीक है, और नेक्स्ट आपका अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार अधिनियम, और लास्ट जो छठवीं उन्होंने चरण बताया वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण। तो ये 6 उन्होंने कुछ स्टेप्स भी बताए थे। अब हम बात करें अगर सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, तो समाजीकरण या सोशलाइजेशन क्या होता है दोस्तों? समाज के जो नियम है उनके अनुसार खुद को समायोजित करना व अनुकूलन करना, ये आपका समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। ओके, तो ये हो गया बात। फिर से अगर हम बात करें समाजीकरण है यानी सोशलाइजेशन, उसकी जो प्राथमिक एजेंसी है वो कौन सी है? तो परिवार और पास पड़ोस जो है उसकी प्राथमिक एजेंसी है, और द्वितीय एजेंसी है उसकी विद्यालय एवं मीडिया। ओके, तो प्राइमरी हो गया फैमिली एंड पास पड़ोस, और सेकेंडरी हो गया आपका विद्यालय और मीडिया। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है कई एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की ने जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था वो है आपका व्यक्तिगत वार्ता यानी कि प्राइवेट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। फिर है जीन प्याजे ने जो है अहम केंद्रित वार्ता की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो विकास या डेवलपमेंट के मुख्य 4 चरण होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक। इस प्रकार से 4 जो स्टेप्स होते हैं डेवलपमेंट के। ये जितने भी आपके डेवलपमेंट के स्टेप्स होते हैं ये आपस में अंतः संबंधित यानी कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, और सभी प्रकार के जो विकास है उनकी पहली शर्त कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि जब फिजिकल डेवलपमेंट सही होगा तभी बाकी सारी चीज़ें बच्चा सीख पाएगा, चाहे वो मेंटली डेवलपमेंट हो या बाकी के और डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हो, ये सारे के सारे सेकेंडरी होते हैं। पहला तो सबसे पहले शरीर है ना, इसीलिए कहते हैं कि जो है वो शरीर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्थ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो कि आदमी कितना भी पैसा कमा ले, अगर हेल्थ सही नहीं है तो उस पैसे का क्या करना है, ठीक है ना। फिर आपके पास नेक्स्ट सबसे तीव्र, तो सबसे जो तीव्र विकास होता है वो शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर होता है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपके पास है आनुवंशिकता एवं वातावरण यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो हेरिडिटी है वो प्रकृति यानी कि नेचर से रिलेटेड है, और जो वातावरण है वो पालन पोषण पर डिपेंड करता है। तो यानी कि जो बच्चे का तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा वो इन दोनों का ही मिक्सर होगा, किस प्रकार की उसकी हेरिडिटी है और किस प्रकार का उसे इन्वायरमेंट मिला है, इन दोनों का जब इंटरेक्शन होगा आपस में तो वो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से बच्चा आगे जाकर होगा। नेक्स्ट आपके पास है लैंगिक मुद्दे। तो इसके अंदर आता है जेंडर, रूढ़िबद्धता और पक्षपात। तो जितने भी जो लैंगिक मुद्दे होते हैं वो आपके जेंडर जो बायस जो होता है या जेंडर जो स्टीरियोटाइप जिसको कहते हैं, वो सारे के सारे आपके जेंडर जो है लैंगिक इश्यू के अंदर आता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में विभेद करती है या महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंकती है, तो वो चीज़ आपके जेंडर रूढ़िबद्धता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आ जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर जो है क्लास के अंदर कहता है कि चलो भाई अब ये क्वेश्चन है तो ये लड़के ही करेंगे, या ये रंगोली ये लड़कियां ही बनाएंगी, तो ये क्या हो गया? एक तरह का स्टीरियोटाइप हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उनको जो उनकी भूमिकाएं हैं वो फिक्स कर दी हैं कि जो लड़के हैं वो रंगोली नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? वो बना सकते हैं। या अगर जो लड़कियां हैं वो अगर कोई अगर गेम्स खेलना चाहेंगी तो उसमें उनको कम कम पार्टिसिपेट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपका जेंडर स्टीरियोटाइप में। फिर आपके पास है जेंडर एक सोशल स्ट्रक्चर है, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट आपके पास है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब वही होता है विविधता, विभिन्न प्रकार, वैविध्य, ये अलग अलग नामों से ये आता है दोस्तों। ये सारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर आता है, और बेसिकली इसका मतलब वही होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी प्रत्येक बच्चा होता है उसके अंदर अपने कुछ इंडिविजुअल अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके अंदर अपनी कुछ संभावनाएं होती हैं और अपने उसके कुछ गुण होते हैं, उसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
फिर है नेक्स्ट आपके पास बच्चों को बड़ों के द्वारा सहयोग देना। तो ये जो बच्चे हैं उनको अगर बड़ों के द्वारा या किसी इंस्ट्रक्टर के द्वारा सहयोग दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं स्कैफ होल्डिंग, यानी कि सहारा प्रदान करना, या ढांचा भी उसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्कैफ होल्डिंग। नेक्स्ट है आपके पास बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका क्या मतलब होता है? तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चा उसमें हमेशा एक्टिव होना चाहिए, चिंता मुक्त होना चाहिए, उसे किसी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास उसका होना चाहिए तथा समान अधिकार उसको प्राप्त किए जाने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका चाइल्ड सेंटर में आ जाएगा। शिक्षक जो है दोस्तों वो आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर एक निर्देशक यानी कि केवल एक इंस्ट्रक्टर की भूमिका में होता है। उसकी गौण भूमिका होती है, वो सहायता करने वाला यानी कि जो टीचर है वो मात्र एक फैसिलिटेटर होता है बच्चे के लिए, और वो उसका मार्गदर्शक व आदर्श भी होता है। ठीक है, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रत्येक एजुकेशन के अंदर जो भी नए इनोवेशन होते हैं, जो भी नई चीज़ें जो है एडवांसमेंट आ रही है, चाहे वो आप किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाएं या कोई भी नई चीज़ पढ़ाएं, तो वो बच्चे अगर उसमें खुद सहभाग करके सीख रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, और स्वयं करके उनको करने का अवसर मिल रहा है, मैक्सिमम उनकी जो इंद्रियां हैं वो उसमें सक्रिय हैं, तो उस स्थिति में हम उसको प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन या आकलन। तो आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, ये आप सब जानते हैं। और इसमें आज के समय में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन है वो क्या होता है और उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, और इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो है हम लगातार जो है बच्चे का हर टेस्ट के हर यूनिट के बाद या जो भी क्लास के बाद पर डे उसका जो है रिकैप्चुलेट क्वेश्चन के माध्यम से उसका लगातार जो है उस ज्ञान को रिफ्रेशमेंट करते रहें, ताकि हमें ये भी पता चलता रहे कि कितना ज़्यादा जो आउटकम्स है वो निकल के आ रही हैं। और व्यापक आकलन का मतलब वही हुआ कि हर प्रकार के एस्पेक्ट्स का आकलन करना बच्चे के सभी प्रकार के, है ना। नेक्स्ट है आपके पास निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। तो ये बता चुका हूँ पहले ही कि निदानात्मक का मतलब होता है डायग्नोस्टिक एंड उपचारात्मक रेमेडियल होता है। पहले जो समस्याओं की पहचान करना वो निदानात्मक, और उसका इलाज करना जो है उपचारात्मक शिक्षण के अंदर आता है। ठीक है, फिर है आपके पास उद्देश्य क्या होता है इनका, कि बच्चे की जो कठिनाइयाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उनका पता लगाना और बच्चे का जो स्तर है या उसका जो लेवल है उसमें जानकर उसमें सुधार करना, ये उद्देश्य होता है आपका जो भी हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ज्ञान तथा संवेग। ज्ञान तथा जो संवेग हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी सन्निहित या एक दूसरे से आसपास में रिलेटेड। संवेग का मतलब क्या होता है? इमोशन जिसको कहते हैं। तो देखो जो ज्ञान और संवेग हैं वो, संवेग बेसिकली क्या होती है, ये आपके व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था होती है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आपका दुख आता है, डर, भय, घृणा, क्रोध, वात्सल्य, प्रेम, आमोद, भूख और आश्चर्य। ये जितने भी आपके इमोशंस हैं ये सब के सब होते हैं, और ये व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था होती है, यानी कि ये किसी न किसी अननॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है। यानी कि नॉर्मली अगर आप बैठे हैं तो आप खाली बैठे बैठे तो आप दुखी नहीं हो सकते हैं, या खाली बैठे बैठे तो आपको अचानक से डर नहीं लग सकता है। उसके लिए क्या होना पड़ेगा? आपके अंदर कोई उस प्रकार की कंडीशन पैदा होनी पड़ेगी, तब जाके आपके अंदर ये भाव पैदा होंगे। नेक्स्ट है आपके पास अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो कार्य करने के लिए जो है मजबूर या प्रेरित करना। तो जो किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति को मजबूर कर दे या उसको अंदर से प्रेरित कर दे, वही आपका अभिप्रेरणा है। और ये अगर आंतरिक होगी तो खुद से अंदर से मोटिवेट होगा बच्चा, बाह्य रूप से होगी तो बाहरी चीज़ों या दूसरों से मिलने वाली जो प्रेरणा है उसको हम क्या कहेंगे? कि बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ये बात भी याद रखना है कि जो हमेशा जो रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए वो किस प्रकार से दिया जाना चाहिए? पार्शियली दिया जाना चाहिए, यानी कि आंशिक रूप से। आंशिक रूप से कहने का मतलब है कि उसको एक निश्चित गैप के बाद दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो उससे क्या होगा? उसमें कोई उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपके पास है अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन कौन करते हैं? सृजनात्मक जो बच्चे यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनका अपसारी चिंतन होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल वो थिंकिंग करते हैं। जबकि जो अभिसारी चिंतन होता है वो सामान्य या प्रतिभाशाली जो टैलेंट, जो एक जो कहते हैं ना टैलेंटेड चिल्ड्रन जो एकेडमिक लेवल पर होते हैं वो हमेशा अभिसारी चिंतन करते हैं, क्योंकि वो सिलेबस के अनुसार
और परंपरागत रूप से जो चीज़ें चली आ रही है उसी के अनुसार सोचते हैं, उसी के अनुसार रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है वो कभी भी नॉर्मल चीज़ें नहीं सीख पाता है ना, वो हमेशा बात को जो है वो कई एस्पेक्ट में सोचता है। फिर आपके पास है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो भाषा का जो अर्जन है यानी कि एक्विजिशन है वो परिवार व समाज के द्वारा होता है। मातृभाषा अनुकरण एवं सहज और स्वाभाविक होता है। तो ये बात आपको याद रखना है दोस्तों कि जो भी भाषा का एक्विजिशन होता है वो हमारा सहज रूप से होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। उसके लिए कोई एफर्ट्स हमें नहीं लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हम जो पैदा हुए हैं जिस घर में, जिस समाज के अंदर, जिस देश के अंदर, वो ऑटोमेटिकली हम उसका अर्जन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो भाषा अधिगम होता है वो प्रयासपूर्ण होता है, वो विद्यालय के अंदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं, द्वितीय भाषा कहते हैं। वो प्रयासपूर्ण होता है क्योंकि उसके लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, औपचारिक रूप से पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, व्याकरण पढ़ना पड़ता है। ये सारी चीज़ें भाषा अधिगम के अंदर आता है। बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें भाषा का मानक रूप यानी कि उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्म पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने जो है वो बचपन से ही जो है थोड़ा बहुत बोलना सीख लिया, लेकिन जो भी नियम होंगे वो जाके वो स्कूल के अंदर ही पढ़ेगा। तो इसका मतलब एक्विजिशन जो लर्निंग होगी वो तो स्कूल में होगी, एक्विजिशन अपने आप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो भाषा कौशल है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ ये कि सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, ये चार जो है स्किल, भाषा स्किल के अंदर आपके आते हैं, चार कौशल। जिसमें कि आपका जो सुनना और पढ़ना है वो ग्रहणात्मक यानी कि आपका रिसेप्टिव स्किल है, और बोलना और लिखना आपका अभिव्यक्तात्मक यानी कि एक्सप्रेसिव स्किल है, जिनके माध्यम से हम अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। फिर है आपके पास भाषा जो कौशल है वो एक दूसरे से अंतः संबंधित यानी इंटर रिलेटेड हैं। जितने भी कौशल हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्रवण जो कौशल है वो अन्य सभी प्रकार के कौशलों का आधार है, यानी कि सबसे पहले सुनना जरूरी है और तब जाके बाकी चीज़ें होगी। जैसे कहते हैं ना कि एक गुड लिसनर जो होता है वो हमेशा एक गुड स्पीकर हो सकता है। ओके, लेकिन उसके लिए आपको गुड लिसनर भी होना जरूरी है। जब अच्छा सुनेंगे, जब इनपुट अच्छा जाएगा तो ही आउटपुट अच्छा आएगा। अगर इनपुट ही खराब जा रहा है तो आउटपुट अच्छा आ ही नहीं सकता है ना। फिर नेक्स्ट आपके पास है, इसका जो क्रम है उसको याद रखने का तरीका तो वो है LSRW। तो LS यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। पठन कौशल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है अर्थग्रहण यानी कि मीनिंग निकालना। नेक्स्ट भाषा विविधता और बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंग्विज्म। तो इसके अंदर बेसिकली आपको याद रखना है कि भाषा जो विविधता है या मल्टीलिंग्विज्म है वो हमेशा राष्ट्र के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। वे संज्ञानात्मक जो विकास है वो उसको बढ़ावा देती है, तथा बच्चों में जो अधिगम है उसकी वृद्धि यानी उसका विकास, लर्निंग का डेवलपमेंट करती है। अगर हम चॉम्स्की की बात करें तो उन्होंने बताया है कि जो भाषा अर्जन करने की क्षमता है वो व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती है। यानी कि उनका मानना था कि बालक के अंदर जो है एक ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट होता है, एक लैड का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो उन्होंने बोला था ये चीज़ होती है बालक के अंदर, इसीलिए तो इंसान का बच्चा जो है वो भाषा सीख लेता है। जानवर का बच्चा क्यों नहीं सीख पाता है भाषा? क्योंकि वो उसके अंदर उसकी जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो इंसान का जो बच्चा है उसके अंदर भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है, ये मानना था चॉम्स्की का। फिर है आपके पास भाषा सिखाने का उद्देश्य तो ये है भाषा प्रयोग, यानी भाषा का मतलब नॉर्मली प्रयोग किया जा सके, विभिन्न संदर्भों में भाषा का वो प्रयोग कर सके और बच्चे अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें। तो ये भाषा सिखाने का उद्देश्य है। फिर है आपके पास भाषा आकलन का उद्देश्य। तो भाषा प्रयोग की जो क्षमता है उसका जो आकलन है उसके लिए जो है पोर्टफोलियो जो है वो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। तो ये बात याद रखना कि भाषा को सिखाने के लिए बच्चे का पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाषा की कक्षा में जो है खेल, तो खेल यानी कि जो गेम्स होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं भाषा की कक्षा में, तो वो क्या करते हैं, अधिगम का विस्तार करते हैं, ये याद रखना। फिर है लेखन जो कार्य है वो उसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो है विचारों की अभिव्यक्ति। तो अलग अलग जो ऑप्शंस हैं वो दिए रहते हैं, लेकिन उसमें आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेखन जो कार्य है उसमें विचारों की अभिव्यक्ति, क्योंकि उसी के माध्यम से जो है हम अपने आप को, मतलब इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसे अगर आप एज ए टीचर जो है वो कोई निबंध बच्चों को लिखने के लिए देते हैं तो आप उसमें से क्या चीज़ें, निम्नलिखित में से क्या चीज़ें किन चीज़ों पर महत्व दोगे। तो उसमें आएगा कि अच्छी हैंड राइटिंग को दोगे, या अच्छा जो है वो जैसा पढ़ाया गया है वैसा ही उसने लिखा है। फिर उसमें होगा अभिव्यक्ति का, विचारों की अभिव्यक्ति, फिर कुछ और होगा। इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें हमेशा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है विचारों की अभिव्यक्ति।
फिर आपके पास लेखन एक तरह की बातचीत है और बच्चे जन्म से ही बहुभाषिक होते हैं। ओके, क्योंकि वो बहुत सारी भाषाएं जो अपने घर की सीख लेते हैं। भाषा सीखना, इसमें जो 3-4 पॉइंट याद रखना है वो है प्रिंट, समृद्ध माहौल, सामाजिक अंतःक्रिया और बाल साहित्य। ये सारी चीज़ें भाषा सीखने के अंदर आएगी। फिर आपके पास भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें उसके निर्माण में जो है हमेशा क्या होना चाहिए, विविधता का ध्यान रखना चाहिए, विभिन्न रंगों का और वैविध्य का उसके अंदर ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट हमें एक एकीकृत विषय है, यानी कि एक ऐसा विषय है जिसके अंदर सारे के सारे विषयों का समावेश होता है। इसमें आपका भूगोल, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, इन सभी प्रकार की जो है चीज़ों से आपका पाठ्य वस्तु ली जाती है। आप देखते हैं कि हम इन्वायरमेंट के अंदर जो है तरह जो इन्वायरमेंट की जो अलग अलग जो आपका एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका ज्योग्राफी के अंदर आता है। हाल और उसके अलावा जो हम विभिन्न प्रकार की जो वातावरण में जो गैसें हैं उनका कंपोजिशन पढ़ते हैं, तो वो आपका साइंस के अंदर आता है। तो इस प्रकार से लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ और फैक्ट हैं। पाठ्य वस्तु को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गतिविधि एवं क्रियाकलापों का अधिक से अधिक जो है वो प्रयोग करना। फिर आपके पास क्षेत्रीय भ्रमण पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने का एक तरीका है, जो हम आपका फील्ड ट्रिप पर बच्चे को ले आते हैं। उसका क्या मतलब है कि पुस्तकीय जो ज्ञान है उसको बाहर की दुनिया से कनेक्ट किया जाए, जो कि एनसीएफ में भी बोला गया है। फिर आपके पास है बच्चा हमेशा सक्रिय होना चाहिए और उसको वास्तविक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। फिर आपके पास बच्चों के को समूह परियोजना देना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ग्रुप प्रोजेक्ट देना, बच्चों की जो है वो पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो गृह कार्य या दत्त कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क, उसको उससे क्या मतलब होता है, उसका कार्य होता है अधिगम का विस्तार करना। फिर आता है प्रश्न पूछना। तो प्रश्न पूछना आपका चिंतन और कल्पना कौशल के अंदर आता है। फिर प्राथमिक स्तर पर जो है कहानियों का जो होती है वो दी जाती हैं, उनका बेसिकली काम क्या होता है, तो बच्चे के अंदर रुचि या इंटरेस्ट पैदा करना उनका काम होता है। क्लास 1 से लेकर सेकंड में जो ईबीएस है उसको भाषा व गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। पर्यावरण शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, ये याद रखना। गणित की बात करें तो गणित एक तार्किक विषय है, याद रखना। गणित शिक्षण एक रचनावाद पर आधारित है। नेक्स्ट, बच्चों को खुद करके सीखने के अवसर। तो गणित के अंदर तो है बच्चों को मैक्सिमम जो है वो खुद करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिसके लिए उनको अधिक से अधिक सवालों के प्रैक्टिस करवाए जाने चाहिए। विज्ञान जो विषय है उन सभी का आधार गणित है। बिना गणित के हम विज्ञान को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी रूल्स हैं वो गणित के सिद्धांतों से ही चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास बच्चों के अंदर अपनी चिंतन शक्ति, खुद की चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति व मानसिक क्रियाओं का विकास होता है। बच्चों को स्वयं उनके स्तर की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर नेक्स्ट है आपके पास आगमन विधि। तो इसके अंदर मैं पहले बता चुका हूँ, एग्जाम्पल से रूल की ओर चलते हैं, विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसमें ये सारी चीज़ें चलती है। निगमन विधि के अंदर हम हमेशा रूल से एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर के भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि रूल तो सामान्य है ना, रूल तो जनरलाइजेशन है सभी के लिए, और जब हम उसमें कुछ एग्जाम्पल डालेंगे तो वो विशेष हो गया। सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं, अमनोवैज्ञानिक वे विधि कही जाती है। फिर आपके पास है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है अज्ञात से और ज्ञात की तरफ बढ़ना। संश्लेषण का मतलब होता है ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ना, यानी कि जोड़ना। नेक्स्ट आपके पास वेन हिले। तो वेन हिले जो है उन्होंने अपने जो सिद्धांत के अंदर कुछ अलग अलग लेवल बताए हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये 4 लेवल बताए हैं, L1, L2, L3, L4, जिसमें कि पहला जो लेवल है वो चाक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन बताया है। दूसरा एनालिसिस यानी कि आपका विश्लेषण बताया है। तीसरा अनौपचारिक इनफॉर्मल, फिर औपचारिक, और फिर दृढ़ता यानी रिजिड। तो ये इन्होंने 5 स्तर बताए हैं आपके वैन हीले ने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, हाँ, ये तो गणित का क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। लर्निंग गैप। तो लर्निंग गैप भी आपका उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया, छोटा सा दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है, लर्निंग गैप से क्या अभिप्राय है, यह एक विद्यार्थी के अंदर अपनी योग्यता के अनुसार क्या सीखा और उसे कितना सीखना चाहिए उसका अंतर है, यानी कि उसने अभी तक क्या सीख लिया है और कितना वो और सीख सकता है, इनके बीच में जो अंतर है उसी को लर्निंग गैप कहते हैं। लर्निंग गैप विद्यार्थी की उम्र और उसको मिलने वाले उसके अवसर पर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा की जिसकी उम्र 15 वर्ष है और वो कक्षा 8 के अंदर पढ़ता है,
लेकिन उसी का सहपाठी जो है उसकी जो एज है वो 14 साल है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो 15 वर्ष वाला जो बच्चा है उसका लर्निंग गैप 1 ईयर का है, क्योंकि उसमें उसी की क्लास के अंदर जो उसकी सहपाठी है वो 14 साल का है और वो 15 साल का है। तो इस प्रकार से बच्चा जो है वो उसको संपूर्ण कौन से अवसर मिल रहे हैं और मिलने वाला जो अवसर है उसके अंतर को हम लर्निंग गैप कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लर्निंग गैप यानी कि अधिगम का जो गैप आता है। फिर है नेक्स्ट वाइगोत्स्की का जो है वो समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अंदर बेसिकली लेव वाइगोत्स्की थे, वो एक रूस के मनोवैज्ञानिक है, आप जानते हैं, और उन्होंने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सोशल डेवलपमेंट से संबंधित। इसके अंदर उन्होंने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको कहा जाता है स्कैप होल्डिंग, जो कि अभी हमने पहले भी बात की, यानी कि जिसको हम सहारा देने कहते हैं। तो बेसिकली उन्होंने इसके अंदर बात की कि जो बच्चा होता है वो खुद से जो है वो काम करता है, तो वो अगर सपोज जो है वो सपोज खुद से काम करने पर यहाँ तक डेवलप कर सकता है, लेकिन अगर उसको हम किसी कोच के माध्यम, टीचर के माध्यम से या बड़ों के माध्यम से उसको सहारा प्राप्त होता है तो वो यहाँ तक डेवलपमेंट कर सकता है। यानी कि ये जो बीच का रीजन हो जाएगा वो आपका उसका संभावित विकास का क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि वो इससे लेकर यहाँ तक जो है वो डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये उसके लिए क्या हो गया, ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसी की बात जो है वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत के अंदर की और इसी को उन्होंने कहा स्कैफोल्डिंग, जिसको सहारा देना भी कहा जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। फिर आपके पास है अभिप्रेरणा चक्र। तो अभिप्रेरणा तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी, लेकिन उसमें जो चक्र है वो क्या था, तो उसमें चक्र में बेसिकली बात ये है साइकिल की, पहली जो चीज़ है वो नीड यानी कि आवश्यकता। किसी भी वस्तु की कमी की अवस्था को हम क्या कहते हैं, आवश्यकता कह सकते हैं। जब भी हमारे अंदर हमें कोई चीज़ की कमी महसूस होती है तो तब जाके हम उसके लिए प्रयास करते हैं। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। तो मनोविज्ञान है, वैज्ञानिकों ने आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में पहला कदम बताया है। तो ये दो प्रकार की होती है, जैविक व सामाजिक। तो जैविक तो जो आपका बायोलॉजिकली जो चीज़ें हैं तो हैं, जैसे कि भूख प्यास वगैरह, तो ये आपकी बायोलॉजिकल होगी, और जो सोशल नीड्स होती हैं वो आपकी सामाजिक हो। और जब भी हमें कोई आवश्यकता होती है तब जाकर हम काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर के अंदर भी जब तक अगर कोई चीज़ सपोज टूट रखी है या जब तक कोई चीज़ उसमें कुछ दिक्कत है लेकिन वो काम चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन जिस दिन उसने काम करना बंद कर दिया उस दिन हम उसको काम सही कराने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। तो पहली चीज़ होती है आपका नीड। फिर आपका आता है अंतर्नोद यानी ड्राइव। तो बेसिकली इसमें व्यक्ति किसी तरह की जो है जब उसमें आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय यानी कि एक्टिव हो जाएगा बच्चा, है ना। और एक्टिव होने का उसका कारण ये है कि उस स्थिति में उसको क्या होगा, तनाव होगा, टेंशन हो जाएगी। जब तक कि उसको वो चीज़ मिली नहीं वो हमेशा तनावग्रस्त रहेगा यानी टेंशन में रहेगा, और इसी स्थिति को अंतर्नोद की स्थिति यानी कि ड्राइव कहते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है प्रोत्साहन। तो बेसिकली जब व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उसे मिल जाएगी, उसने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उस स्थिति में उसे संतोष की प्राप्त होगी, उसकी आवश्यकता पूरी होगी और उसके अंतर्नोद में कमी हो जाएगी, उसी को प्रोत्साहन कहते हैं। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी नई आवश्यकता हो जाएगी, फिर वो परेशान हो जाएगा, फिर उसकी आवश्यकता पूरी होगी। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का साइकिल चलती है। फिर नेक्स्ट आपके पास ब्लूम का शैक्षिक वर्गीकरण यानी जिसको कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो इससे भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है बेसिकली। तो BS जो ब्लूम है उन्होंने अलग अलग जो स्तर हैं वो बताए हैं दोस्तों, ज्ञान के सीखने के, सॉरी। तो उसमें बेसिकली उन्होंने सबसे पहले बताया है ज्ञान, फिर समझ बूझ यानी बोध, फिर है प्रयोग या अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। तो बेसिकली उन्होंने जो ज्ञान है उसके अंदर सबसे पहले बात की कि जो आंकड़े इकट्ठा करना, उस जानकारी को हमें याद करना, वो आपका ज्ञान आता है। फिर जो ज्ञान है उसको अलग अलग संदर्भों में समझ लेना यानी उसको अंडरस्टैंड कर लेना, वो बोध आता है। फिर जो हमने सीख लिया है उसको नई परिस्थिति में उपयोग करना या उसका व्यावहारिक उपयोग करना, वो अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन हो गई। फिर विश्लेषण का मतलब होता है कि उस जो भी चीज़ें सीखी गई उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसके बारे में हम निष्कर्ष निकालें। फिर आपका आता है संश्लेषण, जितने भी चीज़ें जो हमने अलग अलग तोड़कर पढ़ ली हैं उन सबको जोड़कर वापस से उसका एक कॉन्सेप्ट बनाएं। और फिर लास्ट में आता है विचारों का जो मूल्यांकन है, यानी कि जो जो भी सामग्रियां हैं उनके ऊपर निर्णय लेना सही या गलत के विषय में। तो ये इन्होंने कुछ 5 अलग अलग लेवल बताए हैं ब्लूम
बीएस ब्लूम ने ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर। तो याद रखना, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको। ओके, फिर है आपके पास सामंजस्य। सामंजस्य भी एक टॉपिक दिया हुआ है। तो सामंजस्य एक मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो व्यक्ति अपने समूह या अपने भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण के साथ तारतम्य स्थापित कर स्वस्थ संबंधों का विकास करता है, यानी कि हेल्दी रिलेशंस बनाता है। अगर हम परिभाषा देखें गेट्स, तो उनका मानना है कि सामंजस्य एक संतुलित दशा है जिस पर पहुंचने पर हम उस व्यक्ति को सुसमायोजित कह सकते हैं, है ना। और अगर व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता है, वो समायोजित नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में बच्चा क्या कहलाएगा, कुछ समायोजित कहलाएगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे वो सोशल नहीं हो पाते हैं, वो बचपन से ही कुछ समायोजित हो जाते हैं, जिस कारण से वो धीरे धीरे और ज़्यादा उनके अंदर विकृति पैदा होने लग जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे रह गए थे, वो सारे के सारे मैंने इसमें बता दिए। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। और अब हम जो है एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं, और बाकी आप लोग अपना अपना पढ़ लीजिए, अब वो पेपर होने ही वाला है, और नोट्स वगैरह भी चाहिए तो मुझसे बात कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।